हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का लेक्चर नंबर 8। इंपॉर्टेंट है आपके EMLS 2025 एग्जामिनेशन के जनरल पेपर 1 के लिए। इससे पहले हमारे जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उसमें हमने बात की है टीचिंग के बारे में, टीचर को ध्यान में रखते हुए टीचर का क्या रोल है, टीचिंग के क्या मेथड्स हैं, टीचर का जो वे है पढ़ाने का वो क्या हो सकता है, मोड्स ऑफ जो टीचिंग है वो क्या है, ठीक है। एंड डिफरेंट स्टेजेस जो थी, ठीक है, कितनी थियरीज दी गई थी, कौन कौन से लेवल के ऊपर थियरीज दी गई थी, वो हम टीचिंग में सारा का सारा कंक्लूड कर चुके हैं। सिमिलर इसी मैनर में अब हमारा जो फोकस है वो टीचर से हटके किसके ऊपर आ रहा है, लर्नर के ऊपर आ रहा है। इट मीन्स अब हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करने वाले हैं, लर्नर यानी स्टूडेंट के बारे में। और स्टूडेंट किस तरीके से सीख रहा है, इट मीन्स हम सिर्फ और सिर्फ अब क्या किसके ऊपर फोकस करेंगे, लर्निंग के ऊपर फोकस करेंगे। तो इट मीन्स अगर मैं ये बोलूँ कि जो हम अब लर्निंग है, पहले हम टीचर सेंटर्ड अप्रोच को लेके चल रहे थे, यहाँ पर हमारी जो अप्रोच है दैट इज़ लर्नर सेंटर्ड। इट मीन्स हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बच्चे के ऊपर फोकस करेंगे, बच्चा किस तरीके से सीख रहा है। उसके बाद हम बच्चे का नेचर भी यहाँ पे देखेंगे और बच्चा जो है लर्निंग प्रोसेस में जब होता है तो किस किस तरीके से सीखता है, कौन कौन से मोड्स हैं, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कौन कौन सी थ्योरीज दी गई थी इसके रिगार्डिंग। तो काफ़ी लेंथी टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम इसमें से कुछ एक टॉपिक जो है यानी स्टार्टिंग जो हम करने जा रहे हैं, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या है, नेचर क्या है एंड लर्निंग को हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं अमंग द लर्नर्स। इट मीन्स हमारा सारा का सारा फोकस अब यहाँ पे किसके ऊपर रहेगा, स्टूडेंट्स के ऊपर रहेगा कि स्टूडेंट किस वे में जो टीचर ने पढ़ाया है उसको एक्वायर कर रहा है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या बोला आपको कि आप यहाँ पे मीनिंग समझो लर्निंग का। मीनिंग ऑफ लर्निंग क्या है कि अगर कोई टीचर क्लास में आया, उसने बच्चों को टॉपिक डिलीवर कर दिया, सब्जेक्ट मैटर जो कुछ भी है, ठीक है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, तो बच्चे में अगर हमें बिहेवियर में चेंज नहीं देखने को मिल रहा है तो इट मीन्स बच्चा लर्न नहीं कर रहा है। और अगर हमें उसके बिहेवियर में चेंज देखने को मिल जाता है तो इट मीन्स जो है बच्चा क्या कर रहा है, लर्न कर रहा है। अभी चेंज इन बिहेवियर हमें किस तरीके से देखने को मिलता है, नॉलेज। इट मीन्स बच्चे को पहले उस सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग कोई भी नॉलेज नहीं था और जब आपने टॉपिक पढ़ाया और टॉपिक पढ़ाने के बाद अब आपने ये पता लगाना है कि बच्चे ने क्या किया है, उसको कुछ समझ भी आया है या नहीं। तो आप बच्चे से क्या करोगे, क्वेश्चनिंग करोगे और वो क्वेश्चनिंग का अगर आंसर आपको दे देता है तो इट मीन्स पहले उसे नॉलेज नहीं था और अब उसमें नॉलेज आ चुका है। तो इट मीन्स बच्चे को वो टॉपिक जो है वो समझ में आ गया है, तो बच्चा सीख रहा है, ठीक है, बच्चे ने वो टॉपिक सीख लिया है। तो ये चेंज इन बिहेवियर हमें देखने को मिलता है कि पहले नॉलेज नहीं था तो उसका बिहेवियर अलग था और जब आपने उसको नॉलेज दे दिया तो उसका बिहेवियर कुछ जो है बाद में अलग होगा। तो यही चेंज ऑफ बिहेवियर जो है, जो हमें नॉलेज के रिगार्डिंग हमें देखने को मिलता है, तो इट मीन्स हम क्या बोलते हैं कि बच्चा एक्चुअल में क्या कर रहा है, लर्न कर रहा है, कुछ सीख रहा है। इसके बाद है कि क्या हम इस बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो देखियो, बिहेवियर को मॉडिफाई बच्चा भी कर सकता है एंड टीचर भी कर सकता है। अब टीचर का जो रोल है वो किस तरीके से है कि बिहेवियर को उसने मॉडिफाई करना है बाय द एबिलिटीज़। किस तरीके से वो क्या कर सकता है, उन एबिलिटीज़ को इन्हांस कर सकता है। इन्हांस करने का मतलब क्या है कि उसमें क्या कर दो, और एबिलिटीज़ को ऐड कर दो, ऐड न्यू एबिलिटीज़ और टेक्निक्स। और अगर बच्चे को कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप क्या करोगे, थोड़ी और उसमें ऐड करोगे कि बच्चे के पास और क्या है, एबिलिटीज़ हैं, या आप और टेक्निक्स का यूज़ करोगे जिससे बच्चे की जो एक्चुअल में जो एबिलिटीज़ हैं वो क्या होगी, इन्हांस होगी। इन्हांस होने से क्या होगा कि उसके बिहेवियर में हमें और ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा। इट मीन्स बच्चे को हमने अब हायर नॉलेज के ऊपर लेके जाना है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाए, सीख पाए, ठीक है। तो इट मीन्स हम उसके नॉलेज को बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हैं, राइट। अब इसके बाद आ जाता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग बेसिकली है क्या कि अगर हमें ये पता लगाना हो कि कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग क्या है तो बहुत से साइकोलॉजिस्ट जो थे वो क्या अब इससे पीछे जो है मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि बिहेवियर जो है मॉडिफाई हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, बाय द एक्सटेंशन, या हम उसकी एबिलिटीज़ को क्या कर रहे हैं, इन्हांस कर रहे हैं कुछ और टेक्निक्स को और क्या करके ऐड करके, जो कि उस स्टूडेंट्स के पास जो है ऑलरेडी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू भी समझा देती हूँ कि अगर किसी बच्चे को क्या है
क्या नहीं पता है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पता है, ठीक है। तो आप उसको क्या दोगे, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल नॉलेज आप पहले क्या करोगे, ऐड करोगे, ताकि उसकी एबिलिटीज़ और ज़्यादा इन्हांस हो जाए ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए। सिमिलर इसी मेथड में अगर किसी बच्चे को सपोज करो कि सब्ट्रैक्शन नहीं आता है, तो पहले उसको आप क्या सिखाओगे, पहले आप उसको एडिशन करना सिखाओगे। तो एडिशन का नॉलेज होगा तो बच्चा जो है ऑब्वियस सी बात है उसमें ये इनहेरेंट एबिलिटी आ जाएगी कि अगर ऐड इस तरीके से करते हैं तो आप सब्ट्रैक्ट जो है किस तरीके से करोगे, ठीक है। तो प्रायर नॉलेज जो है आपने ज़रूर देना है किसी भी टाइप की लर्निंग के लिए। अब देखो कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग में क्या है, काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट ने ये कहा है कि जो लर्निंग की जब हम कभी भी बात करते हैं तो लर्निंग क्या है, एक तरीके का हमें किसी भी इंडिविजुअल के पोटेंशियल में या बिहेवियर में हमें क्या देखने को मिलता है, एक परसिस्टेंट चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। परसिस्टेंट चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। और यही परसिस्टेंट जो चेंज है किसी भी स्टूडेंट के का क्या बताता है, पोटेंशियल बताता है, या उसके पोटेंशियल को वो क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। तो यही परमानेंट चेंज जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, बच्चे के बिहेवियर में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इट मीन्स अगर हम ये बात करें कि अगर उसके पोटेंशियल में चेंज हो रहा है, पहले अगर उसका पोटेंशियल कुछ लर्न करने का कम था, ठीक है, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, परसिस्टेंट चेंज के थ्रू जो है उसका पोटेंशियल जो है, ठीक है, वो क्या होता जाएगा और ज़्यादा इन्हांस होता जाएगा। और ये सारा का सारा प्रोसेस होता किसके थ्रू है, जो कुछ भी बच्चा एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू बच्चा क्या करता है, अपने पोटेंशियल को और ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, जिससे उसको परसिस्टेंट चेंज देखने को मिलता है। परसिस्टेंट चेंज होगा इट मीन्स वो लगातार सीख रहा है, तो ये एक तरीके का परमानेंट चेंज बन जाता है किस में, उसके बिहेवियर में, जो कि उसकी लर्निंग में क्या करता है, बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब देखो यहाँ पे बोला गया है, तो जब हमें अगर बच्चे का पोटेंशियल पता लग गया और हमने उसको और ज़्यादा इन्हांस कर दिया थ्रू द एक्सपीरियंसेस, या बच्चे ने खुद भी वो काम किया, तो उसका एंड में हमें रिजल्ट क्या देखने को मिलता है कि पहले बच्चे के पास अगर पोटेंशियल कम था तो रिजल्ट कुछ और था, और ज़्यादा पोटेंशियल अगर बच्चे में आ गया थ्रू द एक्सपीरियंसेस, ठीक है, तो उसमें रिजल्ट में भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। किस तरीके से, अगर कोई बच्चा जो है कुछ क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत कर रहा है, तो बार बार क्या करेगा, वो एक्सपीरियंसेस क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा सीखने की कोशिश करेगा, अपने बिहेवियर में चेंज लाने की कोशिश करेगा, उसके पोटेंशियल में भी चेंज होगा, जिसके धीरे धीरे जो है उसका आंसर जो है अब क्या होना शुरू हो जाएगा, सही होना शुरू हो जाएगा। और ये सारे के सारे जो चेंजेस हैं वो किसके थ्रू आते हैं, आपके एक्सपीरियंसेस के थ्रू ही हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इट मीन्स अगर हम ये बोलें कि अगर कोई भी बच्चा सीख रहा है तो इट मीन्स पहले उसके पास अपना एक कोई कॉग्निटिव लेवल होता ही है, ठीक है, जो कि उसकी क्या किसको शो करता है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को शो करता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, न्यू स्किल्स को डेवलप करता है, ठीक है, अपना एटीट्यूड जो है उसको चेंज करता है, अपने इंटरेस्ट को चेंज करता है, ठीक है। इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि आपकी जो लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है ये किसके थ्रू आ रहा है, ये आ रहा है आपका फर्स्ट वन, दैट इज़ कॉग्निटिव, कि बच्चे को पहले से ही उसके दिमाग में होता है, ठीक है, कॉग्निटिव। दूसरा आ रहा है कि बच्चा जो है अब शो भी करता है, अफेक्टिव। एंड थर्ड, फिर बच्चा क्या करता है, उसको शो भी करता है, दैट इज़ योर साइकोमोटर डोमेन्स। इट मीन्स ये क्या है, डोमेन्स हैं किसकी, लर्निंग की। लिखते हुए चलना, दिस इज, ये जो है तीन जो मैंने यहाँ पे लिखवाई हैं, दीज आर द डोमेन्स जो कि किसी भी बच्चे की लर्निंग प्रोसेस में क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। और ये सारा का सारा किसके थ्रू आ रहा है, ये डोमेन्स कहाँ से आ रही हैं, उसके अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू आ रही हैं। तो अगर हम देखें नेक्स्ट कि अगर हमने लर्निंग को अप्रोच करना हो तो कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, यहाँ पे हम 3 स्कूल्स की बात करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग है वो हमेशा सेम नहीं रहता है, ठीक है। हमारे जो भी पुराने बुज़ुर्ग रहे हैं उन्होंने अलग तरीके में स्टडी की है, हमने अलग वे में स्टडी करी है। तो ये जो है कॉन्सेप्ट जो है लगातार क्या होता रहता है, हर एक लेवल के ऊपर चेंज होता रहता है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि हम लर्निंग को किस तरीके से अप्रोचेस कौन कौन सी हैं इसकी। नंबर 1 के ऊपर है आपके पास बिहेवियरिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट,
सेकंड है आपके पास कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट एंड थर्ड वन है कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट। अब वन बाय वन हम यहाँ पे समझेंगे कि जो आपकी बिहेवियरिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट था वो एक्चुअल में था क्या। सबसे पहले उन्होंने बात की थी कि हमें सिर्फ और सिर्फ किससे लेना देना है, बच्चों के बिहेवियर, इसी की वजह से इसको बिहेवियरिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट बोला जाता है। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, बच्चों में सिर्फ एक बिहेवियर में चेंज ही देखने को मिलेंगे, तो वो चेंज क्या हो सकता है, कुछ टाइम के लिए हो भी सकता है ना वो, ठीक है। तो यहाँ पे लेस फोकस दिया गया था लर्निंग के ऊपर। तो इसी की वजह से ये क्या था, एक तरीके का डोमिनेंट यहाँ पे व्यू था, क्योंकि उनका जो फोकस था वो सिर्फ और सिर्फ एक बिहेवियर के ऊपर था। एंड बिहेवियर जो है वो क्या हो सकता है, शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए भी हो सकता है, शॉर्ट लिव्ड, ठीक है। तो सारा का सारा फोकस अगर बिहेवियर के ऊपर ही है तो इट मीन्स उन्होंने बोला क्या था कि लर्निंग कुछ भी नहीं है बल्कि क्या है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स रीइंफोर्समेंट प्रोसेस है। इट मीन्स अगर आप कुछ बच्चे को क्या दोगे, स्टिमुलाई दोगे, तो वो उसी के बदले में क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन यही रिस्पॉन्स जो है या यही बिहेवियर जिसकी वो बात कर रहे थे, तो ये बिहेवियर कुछ टाइम के लिए भी तो हो सकता है, ठीक है। तो परमानेंसी का तो ऐसा कुछ यहाँ पे रोल हमें नहीं देखने को मिला है, ठीक है। हो सकता है बच्चे को आप कुछ टाइम के लिए क्या करो, स्टिमुलस प्रोवाइड करो, यानी नॉलेज प्रोवाइड करो, और कुछ टाइम के लिए वो क्या करे, उस टाइम पे रिस्पॉन्स भी कर दे। लेकिन अगर नेक्स्ट डे आप सेम कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हो और अगर बच्चा नहीं जानता है तो इट मीन्स हमें वहाँ पे बिहेवियर में चेंज कुछ देखने को मिला ही नहीं, ठीक है। तो इसी वजह से ये क्या था, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड टाइप का था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो किसके ऊपर फोकस कर रहे थे, लर्निंग के ऊपर उनका ज़्यादा फोकस नहीं था। उनको सारा का सारा फोकस किसके ऊपर था, बिहेवियर में चेंज। अब बिहेवियर में चेंज आज देखने को मिले, कल देखने को ना मिले, ठीक है। इसी के का यहाँ पे एक ड्रॉबैक भी आया था। अब यहाँ पे देखो, रिस्पॉन्स को हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं किस तरीके से, कि अगर हम क्या करते हैं कि जब लर्नर जो है क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलस के थ्रू, और अगर वो रीइंफोर्स्ड हैं तो उनके रिस्पॉन्सेज भी क्या हो जाते हैं, स्ट्रेंथन हो जाते हैं। तो बिहेवियरिस्ट का ये मानना था कि जो लर्निंग है वो एक तरीके की क्या है, रिस्पॉन्स स्ट्रेंथनिंग प्रोसेस है, ठीक है। रिस्पॉन्स स्ट्रेंथनिंग प्रोसेस किसके अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए रिस्पॉन्स स्ट्रेंथनिंग प्रोसेस जो है वो किसके अकॉर्डिंग है, बिहेवियरिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिवॉर्ड्स देने का जो कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे सिर्फ ये था कि बच्चे को आप क्या बोल दो, वेरी गुड, या आप क्या बोल दो, एक्सीलेंट बोल दो। तो यही दो शब्द का यूज़ करके आपने बच्चे को क्या कर दिया, रिवॉर्ड दे दिया, जिसकी वजह से बच्चे क्या हो गए, बच्चे रीइंफोर्स्ड हो गए, ठीक है। और जिसकी वजह से उनकी जो रिस्पॉन्स स्ट्रेंथनिंग की प्रोसेस है वो क्या हो जाती थी, इन्हांस हो जाती थी। तो ये था आपका बिहेवियरिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, किसको लेके, लर्निंग को लेके। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जो कॉग्निटिव लेवल के जो साइकोलॉजिस्ट थे वो क्या बोलते थे लर्निंग के बारे में, ठीक है। अब देखो, जो बिहेवियरिस्टिक हैं उन्होंने ज़्यादा अटेंशन पे नहीं की थी बच्चे की इनर प्रोसेस के लिए, ठीक है, कि बच्चा जो है अंदर से सीख भी रहा है या नहीं सीख रहा है। वो क्या करेंगे, कुछ टाइम के लिए स्टिमुलस देंगे और उनको उसी टाइम क्या मिल जाएगा, रिस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा। बच्चे की इनर प्रोसेसेस, क्या वो सीख रहा भी है या नहीं, उसके अंदर से ज़ील है भी सीखने की या नहीं है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग उनका कुछ भी लेना देना नहीं था। लेकिन यहाँ पे जब हम कॉग्निटिव लेवल के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पे उन्होंने अटेंशन दी कि अगर हमें बिहेवियर में चेंज देखना भी है तो हम उन बिहेवियर्स को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। बिहेवियर को क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि बिहेवियर को जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करोगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि बच्चा एक्चुअल में लर्न कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो कॉग्निविस्ट ने ये सारा का सारा थॉट जो है वो यहाँ पे दिया था। उनका ये मानना था कि हर एक जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, ये टॉपिक होता है, उसका कोई ना कोई क्या रहता है, कोई ना कोई स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। तो जब इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जाता है ऑर्गेनाइज्ड वे में, चाहे आप लेक्चर मेथड यूज़ करो, चाहे आप डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ करो, तो जो बच्चा है वो हमेशा क्या करेगा, नॉलेज को एक्वायर करेगा ही करेगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में है और आप उसको प्रेजेंट भी काफ़ी अच्छे वे में कर रहे हो। तो लर्नर हमेशा क्या करेगा, नॉलेज को भी एक्वायर करेगा एंड स्किल्स भी वहाँ पे क्या करेगा, एक्वायर करेगा ही करेगा।
तो कॉग्निटिविस्ट का ये मानना था कि लर्निंग कुछ भी नहीं है, बल्कि ये क्या है, AAS है, यानी एक्विजिशन of the knowledge या skills, assimilation of the knowledge or skills and accommodation जो उस knowledge का हो गया, and then skills। तो it means उनके अकॉर्डिंग जो है वो क्या है, learning, acquisition, assimilation, accommodation of knowledge and skills किस लेवल के ऊपर, cognitive लेवल के ऊपर। ठीक है, जब आप सब्जेक्ट को एक स्ट्रक्चर्ड वे में क्या करते हो, प्रेजेंट करते हो। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से थॉट ऑफ स्कूल था जिन्होंने ये कहा था कि किसी डिसिप्लिन मतलब किसी सब्जेक्ट का क्या होता है, कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है। तो ये किसने बोला था, कॉग्निटिविस्ट ने बोला था। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग लर्निंग क्या है, एक्विजिशन है, एक्वायर करना, असिमिलेट करना, मतलब उनके अलग अलग पार्ट्स को देख के उनमें सिमिलैरिटीज़ को बिठाना, उनमें डिफरेंसेस को बिठाना, फिर क्या करना, उनका नॉलेज को एकोमोडेट कर लेना। ठीक है, एंड स्किल्स, और उसके बाद क्या हो जाना, स्किलफुल हो जाना। ठीक है, तो ये उनके अकॉर्डिंग क्या थी, लर्निंग इस तरीके की रहती थी। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट। उनके अकॉर्डिंग क्या है, देखो जो इनका थॉट था कि जिस तरीके से बिहेवियरिस्टिक सोचते थे कि जो लर्निंग है वो क्या है, पैसिव है। ठीक है, लेकिन कंस्ट्रक्टिविस्ट ये नहीं मानते थे। उनका ये मानना था कि लर्निंग जो है वो पैसिव नहीं है, हमने स्टूडेंट्स को सिर्फ एक स्टिमुलाई देके उनसे रिस्पॉन्स नहीं निकलवाना है। ठीक है, लर्निंग जो होती है वो उसका नेचर क्या रहता है, काफ़ी ज़्यादा पर्सनल होती है। पर्सनल क्यों है, क्योंकि हर बच्चे का अपना क्या है, एक लेवल रहता है, अपने अपने ढंग से वो सीखता है। ठीक है, या उसका जो नॉलेज है वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, या बच्चे के पास जो है वो स्किल्स भी क्या कर सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, उसके एक्सपीरियंसेस भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, तो जो नॉलेज है लर्नर का वो कहाँ से आता है, उसको अपने प्रायर नॉलेज से, अपने प्रायर एक्सपीरियंस से, जिसको वो रिलेट करता है या डिसइंटीग्रेट करता है। ठीक है, अपने एक्सपीरियंसेस और प्रायर नॉलेज को वो क्या करता है, इंटीग्रेट करेगा न्यू नॉलेज को एक्वायर करने के लिए। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज जो है आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से लेवल के ऊपर जो है बच्चा क्या करता है, इंटीग्रेशन करता है अपने प्रायर एक्सपीरियंसेस एंड प्रायर नॉलेज को। तो ये करता है कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट में। ठीक है, अब उसने सारा का सारा नॉलेज क्या कर लिया है, इंटीग्रेट कर लिया है। ठीक है, इंटीग्रेशन करने के बाद उसको क्या मिलेगा, एक नया रिजल्ट मिलेगा। नया रिजल्ट मिलने का मतलब क्या है कि अब उसने क्या किया, एक नया नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया, एक नई स्किल सीखी है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट जो थे उनके अकॉर्डिंग लर्निंग जो है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज है या स्किल्स है, जो कि बच्चा किसके थ्रू सीख रहा है, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीख रहा है। जो कुछ भी उसको न्यू एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उसकी वजह से उसने ये सारा का सारा नॉलेज या स्किल को क्या किया है, कंस्ट्रक्ट किया है। राइट, अब देखो यहाँ पे हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि जो नेचर है लर्निंग का वो किस तरीके से रहता है। तो फर्स्ट जो है आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ जो है इन्वॉल्व हो जाएगी। अगर हम लर्निंग की बात करेंगे, मीन्स क्या है कि बच्चे का जो नॉलेज है वो अलग अलग बच्चों का अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो इसमें नॉलेज भी आ जाता है। इसमें बच्चों की स्किल्स भी क्या होती है, अलग अलग डिफरेंट होती है। हर एक बच्चा जो है अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग सीखता है। उसके बाद जो है बच्चों की जो इंसाइट है वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, और उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो वैल्यू सिस्टम भी अलग अलग होते हैं, या उनकी जो हैबिट्स हैं वो भी चेंज होती रहती हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्या बनाते हैं, लर्निंग को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि अगर बच्चे को नॉलेज है, एक ही फैक्टर उठा के कि नॉलेज है तो इट मीन्स बच्चा अच्छे तरीके से सीख रहा है। नहीं, हमें हर एक पॉइंट देखना पड़ता है कि बच्चे को नॉलेज कितना है, बच्चे के पास स्किल्स कितनी है, या बच्चा जो है क्या सोचता है, कि उसकी क्या इंसाइट है किसी टॉपिक के बारे में। ठीक है, उसकी क्या वैल्यूज़ हैं, उसकी क्या हैबिट्स हैं, ये सब कुछ हमें देखना पड़ता है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ही हम क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं। इसके बाद है कि आपकी जो लर्निंग रहती है वो क्या रहती है, प्लान्ड वे में भी हो सकती है और अनप्लान्ड भी हो सकती है। प्लान्ड वे में किस तरीके से होगी कि अगर कोई बच्चे को आपने क्या बताना है कि एक मंथ में आपका इतना सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा, तो इट मीन्स हम क्या करवा रहे हैं, उसकी लर्निंग एक प्रॉपर प्लान्ड वे में करवा रहे हैं। और अनप्लान्ड वे में किस तरीके से हो जाएगी, अगर बच्चे को पता ही नहीं है कि उसने कौन सा टॉपिक कितने उसमें कवर करना है, आवर्स में या दिनों में।
ठीक है। तो ये क्या है, अनप्लान्ड, जब बच्चे जो हैं वो क्या हो जाएंगे, थोड़े से डाइवर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है तो आपकी जो नेचर जो है वो क्या हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। इट मीन्स वो प्लान्ड लर्निंग भी कर सकते हैं और अनप्लान्ड वे में भी लर्निंग बच्चा कर सकता है। इसके बाद है कि आपकी जो लर्निंग है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा ट्रिगरिंग है। अब ट्रिगरिंग क्यों है, क्योंकि देखो लर्निंग जो है वो ट्रिगर होती है कैसे, एक्सपीरियंसेस के थ्रू। अगर बच्चे के एक्सपीरियंसेस अच्छे हैं, ठीक है, गुड हैं या बैड हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये क्या करती है, यही एक्सपीरियंस उसको ट्रिगर करते हैं फर्दर लर्निंग के लिए। देखो गुड है इट मीन्स बच्चे को पहले जो है बच्चा सक्सेसफुल है, उसके बाद अगर बच्चे को कोई फेलियर का सामना करना पड़ता है तो बच्चा क्या करेगा, और ज़्यादा नॉलेज लेने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाएगा। अगर वो सक्सेसफुल है, अच्छे तरीके से उसने नॉलेज लिया है, उसके एक्सपीरियंस अगर अच्छे हैं, तो वो क्या करेगा, यही ट्रिगरिंग पॉइंट होंगे जो कि उसको लर्निंग के लिए क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे। अगर एक्सपीरियंसेस बुरे हैं तो वो बच्चा क्या करेगा, डाइवर्ट हो सकता है लर्निंग से, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रिगरिंग भी होती है आपकी लर्निंग, ठीक है। उसके बाद है कि लर्निंग जो है वो एक्टिव भी होती है एज वेल एज पैसिव भी होती है। एक्टिव अगर हम अच्छे तरीके से इसको पढ़ते हैं, अगर किसी के मेंटरशिप में पढ़ते हैं तो ये एक्टिव है, और पैसिव इस वे में है कि अगर सिर्फ और सिर्फ हमें कुछ ही टाइम के लिए रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना है तो पैसिव वे में भी इस तरीके से नेचर जो है लर्निंग का देखा जाता है। उसके बाद जो है लर्निंग इंडिविजुअल भी है, बच्चा अकेला भी सीख जाता है, या बच्चे जो है ग्रुप में भी कई बार सीखते हैं कि कुछ बच्चों को खुद से समझ करके समझ में आता है और कुछ बच्चों को ग्रुप स्टडी जो है सूट करती है। इसके बाद है प्रोसेस भी है और ये आउटकम भी है। प्रोसेस और आउटकम बोलने का क्या मतलब है कि पूरा साल जो है बच्चा पढ़ता है तो ये एक तरीके की क्या है, पूरा साल बच्चे की लर्निंग प्रोसेस चालू है, ठीक है। 7th एग्ज़ाम या 8th एग्ज़ाम के उसने क्या देने हैं, एक पेपर देने हैं, तो पूरा साल बच्चा जो है उन्हीं सब्जेक्ट से सराउंड रहेगा और सीखता जाएगा, प्रैक्टिस करता जाएगा, ठीक है। तो उसको अलग अलग एक्सपीरियंस होते जाएंगे, उसकी स्किल्स जो हैं डेवलप होती जाएंगी, और एंड में जब क्या करेगा बच्चा, एग्ज़ाम देगा, टीचर इवैल्यूएट करेगा, तो हमें लर्निंग के आउटकम्स भी देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से बच्चा जो है पास होके फर्दर क्लासेस में क्या होता है, एनरोल होता है। इसके बाद लर्निंग जो है हमेशा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ही रहती है, हम हमेशा पूरी ज़िंदगी सीखते ही रहते हैं। इसके बाद जो है लर्निंग क्या गाइडेड और इंडिपेंडेंट भी हो सकती है। गाइडेड क्यों, क्योंकि अगर उसके पास टीचर है गाइड करने के लिए, या कोई मेंटोर है या कोई फ्रेंड है, तो ये गाइडेड वे में है। और इंडिपेंडेंट भी हो सकती है, बच्चे कुछ थोड़ा सा अपने प्राइवेट पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है। इसके बाद है ट्रांसफॉर्मेटिव। ट्रांसफॉर्मेटिव जो है इट मीन्स लर्निंग क्या करती है, ट्रांसफॉर्म करती है बच्चों को। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो गुड भी हो सकती है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो क्या हो सकती है, बैड भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंसेस। अगर बच्चे का एक्सपीरियंस बैड है तो वो बच्चे को बुरे वे में ट्रांसफॉर्म करेगी, ठीक है। अगर अच्छी है तो इस तरीके से उसको अच्छे वे में करेंगे। तो यहाँ पर ये भी बोला जा सकता है कि जो आपकी लर्निंग है वो क्या है, कॉन्शियस लेवल के ऊपर आप कर सकते हो या अनकॉन्शियस लेवल के ऊपर कर सकते हो। तो अभी सी बात है, लर्निंग जो है वो कॉन्शियस लेवल के ऊपर भी होती है, बच्चा कॉन्शियस लेवल के ऊपर भी कुछ सीखता है, और अनकॉन्शियस लेवल के ऊपर भी बच्चे काफ़ी कुछ सीख जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है एक और स्टेप जो मुझे याद यहाँ पे आ जा रहे हैं, मैं उनको यहाँ पे करवा दे रही हूँ, ठीक है। कि लर्निंग की जो क्या है मल्टी लेड है, ठीक है, या मल्टीपल स्टेप्स हैं इसमें, ठीक है, मल्टीपल स्टेप्स हैं, और ये स्टेप्स जो हैं हर एक सब्जेक्ट में यूज़ होते हैं, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप ही क्या बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, और सब्जेक्ट की नॉलेज जो है वो लेते रहते हैं, ठीक है। तो ये थे नेचर ऑफ लर्निंग। अब इसके बाद है कि अगर हमने लर्निंग करनी है तो हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स होने चाहिए। तो अगर हमने लर्निंग डेवलप करनी है बच्चों के अंदर कि बच्चा अच्छे तरीके से सीख पाए, तो हमें सबसे पहले डेवलप करना पड़ेगा बच्चे का नॉलेज, यानी डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज। उसके बाद बच्चों के अंदर स्किल होनी चाहिए सीखने के लिए। उसके बाद बच्चों का एटीट्यूड भी होना चाहिए सीखने के लिए, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्या है, लर्निंग को क्या बनाता है, यहाँ पे इफेक्टिव बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज से मतलब क्या है, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है, ठीक है। इट मीन्स अगर हम बात करें कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट की, ठीक है, तो ब्रूनर और ऑज़बेल ने क्या बोला था कि हर एक सब्जेक्ट जो है उसका क्या रहता है, कोई ना कोई स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट थे
जिन्होंने डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज के बारे में बात की थी, या जिन्होंने ये बोला था कि हर एक सब्जेक्ट का कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है, तो वो जो साइकोलॉजिस्ट थे वो थे ब्रूनर एंड ऑस्बर्न। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था कि हर एक सब्जेक्ट का क्या होता है, हर एक सब्जेक्ट का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ये स्टेटमेंट भी इसी से पूछी जा सकती है। तो ये कौन थे? साइकोलॉजिस्ट ब्रूनर एंड ऑस्बर्न। अब देखो यहाँ पे बोला क्या गया है कि नॉलेज एक्चुअल में है क्या। जब कभी भी नॉलेज को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट्स के सामने में, अब वो मेथड कुछ भी हो सकते हैं, लेक्चर मेथड हो सकता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो सकता है, टीम टीचिंग मेथड, तो बच्चा क्या करता है, उसको ईजिली सीख पाता है। तो इट मीन्स डेवलप, अगर हमने बच्चों को क्या करना है, लर्निंग के लिए प्रेरित करना है कि बच्चे अच्छी तरीके से सीख पाएँ, तो सबसे पहले हमने कहाँ पे फोकस करना है, नॉलेज के ऊपर फोकस करना है। नॉलेज के ऊपर फोकस कैसे करेंगे कि हम जो कुछ भी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, सिस्टमैटिक वे में उसको आपने क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है और बच्चों के सामने क्या करना है, प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे एक्सपोजिटरी मेथड जो है, एक्सपोजिटरी मेथड का यहाँ पे क्या मीनिंग है, ये वो मेथड है जिनके थ्रू लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो हैं वो बच्चों के सामने प्रेजेंट किए जाते हैं टीचर के थ्रू इन द फाइनाइट फॉर्म। ठीक है, तो ये है आपके एक्सपोजिटरी मेथड्स जिनको टीचर क्या करता है, बच्चों के सामने रखता है, जिससे वो क्या कर पाएँ, उस टॉपिक के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन ले पाएँ। अब देखो यहाँ पर आपको क्या बोला गया कि अब जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे, रिसीव करेंगे लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो कि टीचर ने उनको बताए हैं, कहाँ पे, एक्सपोजिटरी मेथड्स में। तो बच्चा क्या कर लेगा, उनको ईजिली उनको ग्रैब कर लेता है, यानी वहाँ पे रिटेंशन पावर जो है वो काफ़ी अच्छी होती है बच्चों की। ठीक है, और देखो अगर कोई कंटेंट जो है उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं लॉजिकली, तो वो कंटेंट जो है वो अलग अलग पैटर्न्स भी रहते हैं उसके। ठीक है, और हर एक पैटर्न का क्या रहता है, कोई ना कोई मीनिंग भी रहता है। और अगर बच्चा इन मीनिंग को, यानी पैटर्न का मीनिंग अगर समझ पाता है तो इट मीन्स वो उसने क्या किया है, उस टॉपिक को ईजिली रिटेन किया है। ठीक है, तो हम ये बोल देते हैं। तो यहाँ पे टीचर क्या करता है, इन्वॉल्व होता है वेरियस एक्टिविटीज़ में या एक्सपीरियंसेस में, जिसकी वजह से वो क्या कर सके, स्टूडेंट्स को एक मोटिवेट करता है कि वो नॉलेज को एक्वायर कर पाएँ। ठीक है, तो उनको क्या पता होना चाहिए, बच्चों को उनको नॉलेज होना चाहिए किसका, लैंग्वेज का, मैथमेटिक्स का, साइंस का, और उनको इस बात का भी नॉलेज होना चाहिए कि आपके जो कोई भी अदर फैक्ट्स हैं, जैसे वैल्यू एजुकेशन क्या है, फिजिकल एजुकेशन क्या है। तो इस तरीके से नॉलेज को आप क्या कर सकते हो, अलग अलग डोमेन में या अलग अलग पैटर्न में बच्चों के सामने रख सकते हो, ताकि ऑलराउंड डेवलपमेंट जो है उनकी हो सके। ठीक है, तो टीचर क्या करते हैं, जनरली इन्वॉल्व होते हैं बच्चों के साथ, ताकि बच्चा जो है वो क्या कर पाए, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू उन पैटर्न्स को समझ पाए। ठीक है, और अलग अलग एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करके अलग अलग टाइप के पैटर्न को समझकर वो नॉलेज को एक्वायर कर सके, जो कि टीचर उनको एक्सपोजिटरी मेथड के थ्रू देता है इन द फाइनाइट फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे यूज़ होगा हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगर हमने ये सीखना है कि बच्चे जो हैं वो, बच्चों ने नॉलेज एक्वायर कर लिया है, तो हम सिर्फ ये ही नहीं करेंगे कि हमने बच्चे को कोई टॉपिक डिलीवर कर दिया, ठीक है, और बच्चे ने समझ लिया है, नहीं, हमें जो है एनालिसिस भी करना पड़ेगा, सिंथेसाइज भी करना पड़ेगा, इवैल्यूएशन भी करनी पड़ेगी, एंड वहाँ पे क्रिएटिव मेथड्स भी यूज़ करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हम बच्चा क्या करेगा, डिसीजन ले पाएगा एक्चुअल में और प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, तो नॉलेज का यही मीनिंग है कि यहाँ पे बच्चे जो है डिफरेंट पैटर्न्स को समझकर अपनी प्रॉब्लम्स या अपने जो भी टास्क उनको दिया गया है उनको अच्छे तरीके से वो हैंडल कर पाएँ अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, यानी एफिशिएंसी जो है वहाँ पे अच्छे तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स का भी एबिलिटीज़ का यूज़ होता है, एनालिसिस, यहाँ पे लिख सकते हो आप, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन एंड क्रिएटिंग। ये कौन से यहाँ पे हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में कौन से लेवल के ऊपर बात हो रही है, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज के बारे में। ठीक है, इसके बाद है कि अब नॉलेज के बाद हमने क्या करना है, अगर बच्चों को
को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करना है सीखने के लिए, तो उनके अंदर कुछ स्किल्स भी हमने डेवलप करनी है। ठीक है, नॉलेज से कुछ नहीं होता है। ठीक है, हमें स्किल्स भी क्या करनी पड़ती हैं, वहाँ पे इंट्रोड्यूस करनी पड़ती हैं। तो बेसिकली स्किल होती क्या है, एक लर्नड एक्टिविटी है जिसको हम एक्वायर करते हैं थ्रू प्रैक्टिस एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन मीन्स वो एक्चुअल में अगर हमने कोई स्किल सीखी है तो वो हमें करनी भी आनी चाहिए। इट मीन्स हम उसको क्या कर पाएँ, शो भी कर पाएँ। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि जो कोई भी स्किल्ड पर्सन होता है उसके अंदर ही ये एबिलिटी होती है कि वो क्या कर पाता है, उस स्किल को शो कर पाता है। अब हर एक स्किल जो है उसके अंदर भी क्या होते हैं, अलग अलग स्टेप्स होते हैं जिसको हम बोल सकते हैं कि सब स्किल्स हैं उसकी। ठीक है, पहले बच्चे ने वो सब स्किल सीखनी है, छोटी छोटी जो भी स्टेप्स हैं उनको सीखनी है, एंड फिर वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर स्किल को क्या करेगा, वो एक्वायर कर लेगा। ठीक है, तो ये जो है कंपोनेंट जो है स्किल का, वही क्या बनाता है, सारे के सारे ओवरऑल स्किल की मास्टरी करने में बच्चे को क्या करता है, वो हेल्प करता है। ठीक है, अब सपोज अगर कोई बच्चे को अगर हम ये बोलें कि उसको ऐसे राइट करना नहीं आता है, तो ऐसे राइट कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसको वो स्टेप्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो वो उन स्टेप्स के ऊपर वर्क करेगा तो वो अच्छा एक क्या बन सकता है, राइटर बन सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से स्किल किसको शो करती है, प्रोफिशिएंसी को शो करती है, कॉम्पिटिटिवनेस को शो करती है, एंड उसके अंदर स्किल में क्या होती है, एक्सपर्टीज भी होती है। तो इट मीन्स बच्चा जो है, अगर हम ये बोलें कि कॉन्शियस थॉट और रिकॉल जो है वो क्या है, इसका हिस्सा है, तो ये क्या है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या है आपके पास, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी बच्चे में स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। और स्किल्स में हमेशा कॉन्शियस थॉट और रिकॉल प्रोसेस जो है वो लगातार चलती ही रहती है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है वो लगातार चलती ही रहती है। ठीक है, तो ये क्या है आपकी बच्चे में स्किल, मतलब स्किल एक ऐसी एबिलिटी जो कि बच्चे को क्या करे, एक्चुअल में परफॉर्म करवाए। ठीक है, परफॉर्मेंस, बच्चा क्या कर पाए, कुछ परफॉर्म कर पाए, अपनी एफिशिएंसी दिखा पाए, या उस एक्टिविटी के रिगार्डिंग जो है अपनी एक्सपर्टीज़ को शो कर पाए। तो इट मीन्स अगर हम ये बोलें कि ये सारी की सारी जो प्रोसेस है ये बेसिकली किसको शो कर रही है, आपकी साइकोमोटर स्किल्स को शो कर रही है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे साइकोमोटर स्किल्स भी आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि किसी भी स्किल को अगर आपने शो करना है, रिफ्लेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, परफॉर्म करोगे। विदाउट साइकोमोटर स्किल्स के आप क्या नहीं कर सकते, एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपने स्किल सीखी है, अपने बाइसिकल चलाना सीख लिया, तो वो भी क्या है, एक तरीके की स्किल है। कार ड्राइव करना सीख लिया तो वो भी क्या है, स्किल है। तो उसको आप एक्चुअल में क्या करते हो, रिफ्लेक्ट करते हो, शो करते हो, परफॉर्म करते हो, जिसमें आपकी सारी की सारी साइकोमोटर जो स्किल्स हैं वो क्या होती हैं, शो होती हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट मेथड है। ठीक है, और यहाँ पे आपको लिटिल कॉन्शियस होना पड़ता है, किसके लिए, आपके कॉन्शियस थॉट के लिए एंड रिकॉल प्रोसेस के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर यही जो है आपकी, अगर ऑटोमेटेड स्किल की अगर बात करनी है तो यहाँ पे 3 स्टेजेस बन जाती हैं। पहला है आपके पास कॉग्निटिव स्टेज। अब कॉग्निटिव स्टेज के ऊपर अगर सपोज करो कि आपने कोई गाड़ी चलाना सीखना ही है, तो कॉग्निटिव स्टेज के ऊपर आप क्या करोगे, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे, या जो भी डायरेक्शंस आपको जो ट्रेनर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं किस लेवल के ऊपर क्या करते हो, आप डायरेक्शंस को फॉलो करते हो जो कोई भी ट्रेनर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है। एसोसिएटिव लेवल, अब आप इस डायरेक्शंस को फॉलो कर रहे हो तो आपने क्या करना है, एसोसिएट भी करना है। ठीक है, मीन्स आप कंबाइन करना सीखते हो। कंबाइन किस तरीके से करोगे आप, कि अगर आप गाड़ी में बैठे हो और इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हो ट्रेनर की, तो आपको ये भी देखना है कि गाड़ी के बाहर जो है कहीं ट्रैफिक तो नहीं है, कि आप ढलान के ऊपर जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, और आसपास का इन्वायरमेंट तो नहीं है, कोई बच्चे तो नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, तो आपने उसको क्या करना है, कंबाइन साथ में करना है। एंड ऑटोमेटेड स्टेज क्या है, यहाँ पे आप सारा का सारा प्रोसीजर जो है, होल प्रोसीजर यहाँ पे आप करते हो, कंप्लीट कर लेते हो ज़्यादा अटेंशन के बिना ही। ठीक है, तो इट मीन्स अगर आप लास्ट स्टेज की बात करो तो आप यहाँ पे कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रहे हो, आपका ब्रेन रिफ्लेक्टिव लेवल से कहाँ पे शो हो रहा है, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, बोलने का मतलब क्या है कि पहले आपने गाड़ी चलाना सीखा, ठीक है,
तो आपने क्या किया, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, जो कि आपका कॉग्निटिव स्टेज के ऊपर था। उसके बाद आप थोड़े से कॉन्शियस हो गए अपनी स्पीड के लिए, ठीक है, या पैडल वगैरह उसके लिए। उसके बाद आपने अपने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया अपने इन्वायरमेंट को, ठीक है, कि कहीं क्या ट्रैफिक तो नहीं है, कि कहीं आप गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हो, ठीक है। तो आपने उसको क्या किया, एसोसिएट किया। तो ये एसोसिएशन लेवल जो है ये आपको उसके बाद जो है आपको कहाँ पे देखने को मिला, रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर देखने को मिला, ठीक है। जब आपने क्या किया, ऑब्जर्व किया सराउंडिंग को ऑब्जर्व करने का मतलब है वो आपने क्या किया, शो किया, ठीक है। उसके बाद जो है आपने होल प्रोसीजर करके गाड़ी को चलाना शुरू किया। तो इट मीन्स अब आप किसके ऊपर पहुंच गए हो, रिफ्लेक्सिव लेवल के ऊपर पहुंच चुके हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि जो रिफ्लेक्टिव लेवल है ये एसोसिएटिव के साथ क्या है, इंटरलिंक्ड है, क्योंकि जैसे ही आप क्या करते हो, ड्राइव करते हो, तो जो स्किल्स हैं वो क्या होती हैं, ऑटोमेटिकली प्रोसीजरली वे में चलती हैं, ठीक है। तो जब आप उसको चलाना सीख जाते हो होल प्रोसीजर को फॉलो करके, तब जाके वो क्या है, रिफ्लेक्सिव लेवल के ऊपर जो है आपको वहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो इट मीन्स अगर आप क्या कर रहे हो, इस तरीके का इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हो ऑटोमेटेड स्किल के लिए, तो आपको ये 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो रिफ्लेक्टिव लेवल है वो किसके साथ एसोसिएट है, आपके एसोसिएटिव स्टेज के साथ, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब आपने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया है किसको, सराउंडिंग्स को अपनी, ठीक है। उसके बाद जो है वो इसमें आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कि नेक्स्ट अब हमने लर्निंग करवानी है, तो डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज हमने पढ़ लिया, डेवलपमेंट ऑफ हमने स्किल्स पढ़ लिया। अब बच्चे में हमने एटीट्यूड भी वो लेकर आना है कि वो एक्चुअली में लर्निंग कर पाए। तो बेसिकली एटीट्यूड होता क्या है, एक तरीके का मेंटल स्टेज है, मेंटल स्टेट होती है किसी भी इंडिविजुअल की या किसी भी पर्सन की, जो कि क्या करता है, किसी सिचुएशन के लिए वो रिस्पॉन्ड करता है, कुछ भी इवेंट है या कोई सिचुएशन है, ठीक है। तो अपने मेंटल स्टेट के अकॉर्डिंग कोई क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। अब ये जो एटीट्यूड्स हैं ये जनरली जो हैं 3 कंपोनेंट्स या 3 डायमेंशंस में हम इसके बारे में बात करते हैं, ये डिवाइड है। कॉग्निटिव डायमेंशन, कॉग्निटिव डायमेंशन मीन्स में हमने बच्चों के अंदर अब एटीट्यूड जो है वो डेवलप करना है। तो एटीट्यूड को हम डेवलप क्या करेंगे, हम सबसे पहले फोकस करेंगे उसकी कॉग्निटिव डायमेंशन के ऊपर कि उसके बिलीव्स क्या हैं, ठीक है, बच्चा क्या सोचता है, क्या नज़रिया है उसका, ठीक है। तो पहले हम वो उसके ऊपर फोकस करेंगे, फिर बच्चे को इन तीनों को फॉलो करके हम क्या करेंगे, बच्चे के एटीट्यूड को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, इसकी वजह से बच्चा क्या कर पाए, अच्छे तरीके से लर्न कर पाए। उसके बाद है अफेक्टिव डायमेंशन, इट मीन्स हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, उसके इमोशनल एस्पेक्ट के बारे में, इमोशनल एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि अब ये इमोशनल जो एस्पेक्ट है वो क्या शो करता है कि बच्चे के क्या लाइक्स हैं, क्या डिसलाइक हैं, उसकी क्या फीलिंग है, ठीक है। उसके बारे में हम यहाँ पे बच्चे को क्या करते हैं, यहाँ पे जज करते हैं। उसके बाद आता है आपका बिहेवियरल डायमेंशन। बिहेवियरल डायमेंशन जो है इसको कॉग्निटिव भी बोलते हैं, ठीक है, कॉग्निटिव डायमेंशन भी बोलते हैं, दूसरा नेम जो है इसका, ठीक है। इट मीन्स हम यहाँ पे इसमें इस डायमेंशन में होता क्या है कि हम यहाँ पे बच्चे को प्रिपेयर करते हैं टू एक्ट, ठीक है, एक्सटेंड टू एक्ट, एक्सटेंड टू एक्ट, कि बच्चा जो है अब क्या करेगा, एक्ट करेगा, जिसकी वजह से उसका एटीट्यूड क्या होगा, डेवलप होगा फॉर द लर्निंग प्रोसेस। तो इस तरीके से जो है ये सारी की सारी प्रोसेस चलती है। पहले बच्चे के कॉग्निटिव डायमेंशन के ऊपर वर्क करो, उसके क्या बिलीफ हैं, वो क्या सोचता है। उसके बाद अफेक्टिव डायमेंशन के ऊपर जाओ कि बच्चे के लाइक्स डिसलाइक क्या है या इमोशनल उसकी फीलिंग्स क्या है, एंड देन वो किस तरीके से क्या करेगा, किसी सिचुएशन में एक्ट करेगा। तो जब आप एटीट्यूड के ऊपर वर्क करोगे तो इससे आपको पता लग जाएगा कि बच्चे का क्या एटीट्यूड है सीखने के लिए। अब यहाँ पर एक और बात भी है कि अगर हमने एटीट्यूड की यहाँ पे बात की है, ठीक है, तो यहाँ पे जो इमोशंस हैं वो किस तरीके से हेल्प करते हैं बच्चे की। तो यहाँ पे पहला जो फैक्टर है वो किस तरीके से आएगा यहाँ पे कि बच्चे का एटीट्यूड जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, लर्निंग क्लाइमेट के ऊपर, कि अगर क्लाइमेट अगर उसको अच्छा मिल रहा है, ठीक है, अगर उसका इन्वायरमेंट सही है तो क्या करता है बच्चा, अच्छी तरीके से इंटरेक्ट कर पाता है, उसका एटीट्यूड चेंज होता है लर्निंग प्रोसेस के लिए। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो वो
इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि उसको जो लर्निंग एनवायरनमेंट मिलना चाहिए वो उसे नहीं मिल रहा है। ठीक है। सेकंड हम ये बोल सकते हैं कि अगर एटीट्यूड को हमने डेवलप करना है तो इट मीन्स टीचर जो है उसको कौन सा कंटेंट पढ़ा रहा है, या हम ये बोल सकते हैं कि कौन से मेथड से वो पढ़ा रहा है, मेथड्स ऑफ टीचिंग। या हम आगे ये भी बोल सकते हैं कि टीचर का ही क्या है, एटीट्यूड है पढ़ाने को लेके। ठीक है। तो अगर हमने बच्चे का क्या बनाना है, एटीट्यूड बनाना है पढ़ाई के लिए, सीखने के लिए, तो इट मीन्स उसको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, सबसे पहले एक लर्निंग क्लाइमेट उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, यानी लर्निंग एनवायरनमेंट उसको देना पड़ेगा। सेकंड, हमें इस बात के ऊपर भी फोकस रखना चाहिए कि अगर बच्चे का एटीट्यूड अगर सही नहीं है तो इट मीन्स टीचर जो है कौन सा कंटेंट पढ़ा रहा है, किस मेथड से पढ़ा रहा है, और टीचर का क्या एटीट्यूड है क्लास में, वो भी काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बच्चे के एटीट्यूड को लेके। अगर ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो डल है, अगर क्लास का इन्वायरमेंट क्या है, डल है, तो बच्चे के अंदर वो एटीट्यूड रहेगा ही नहीं सीखने के लिए। अगर टीचर का जो कंटेंट है वो अपीलिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है, या वो जिस मेथड ऑफ टीचिंग का यूज़ कर रहा है वो डल है, बोरिंग है, और टीचर का एटीट्यूड अच्छा नहीं है क्लास को लेकर, तो बच्चे के अंदर भी एटीट्यूड नहीं डेवलप होता है सीखने के लिए। ठीक है। तो तो ये जो मेथड, ये जो दो फैक्टर्स हैं, इनको भी आपने क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जिससे लर्नर जो है वो सीखता है। पहला क्या है, इमिटेशन। इमिटेशन मीन्स बच्चे जो हैं किस तरीके से इमिटेट करते हैं। बच्चा जो जनरली जो है अपने पेरेंट्स को इमिटेट करता है। ठीक है। तो आप या उनके क्या होते हैं, कोई ना कोई रोल मॉडल्स होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से भी बच्चा क्या करता है, सीख जाता है रोल मॉडल्स को बना के। ठीक है। तो पहला जो है एक तरीका ये है उसके सीखने का। दूसरा क्या है कि बच्चे जो हैं काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं किसी भी चीज़ को क्लोजली। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इमिटेशन जो है, बच्चे जो हैं वो क्या किस तरीके से हैं, वो उनको ज़्यादा इमिटेट करते हैं जो कि ज़्यादा क्या होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं। ठीक है। अब सेकंड के ऊपर देखो, आपका ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन भी क्या है, एक दूसरा तरीका है सीखने का, कि सपोज़ अगर किसी बच्चे ने सोशल इन्वायरमेंट या कुछ जानवरों के बारे में स्टडी करनी है, तो वो जू में जाके क्या करेंगे, कुछ जानवरों की वहाँ पे उनको ऑब्जर्व करेंगे काफ़ी क्लोजली कि कोई जानवर जो है जब अकेला होता है तो वो किस तरीके से बिहेव करता है, या जब ग्रुप में होते हैं तो किस तरीके से बिहेव करता है। और यही सेम मेथड जो है वो जब वो अपनी क्लास में भी कर सकता है। ठीक है। अपनी हैबिट्स के अकॉर्डिंग, या किस ग्रुप में है वो, या कोई दो ग्रुप्स हैं या दो सेक्शन हैं, उनको भी क्या करेगा, वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा। तो इस तरीके के पैटर्न को फॉलो करके भी वो क्या करता है, बच्चा सीखता है, बच्चा लर्न करता है। इसके बाद है एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस जो है वो क्या करता है कि हर एक टाइप की जो लर्निंग है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये फॉलो करती है एक्सपीरियंस को। विदाउट एक्सपीरियंस जो है आपकी लर्निंग जो है बिल्कुल भी नहीं हो सकती। हर एक टाइप की लर्निंग जो है आपको एक्सपीरियंस से ही मिलती है। तो अगर कोई बच्चा जो है, अगर उसको कोई सम नहीं आ रहा है, तो वो क्या सोचता है कि इस क्वेश्चन में मुझसे पूछा क्या गया है, ठीक है, और मैं अगर गलत हो रहा हूँ तो कहाँ पर हो रहा हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से क्या करता है, अपने एक्सपीरियंसेस क्या करता है, रिकॉल करता है, और जिसकी वजह से वो क्या करता है, सीख जाता है। उसके बाद टीचिंग जो है, टीचिंग यानी यहाँ पे फोकस किसके ऊपर रहेगा, टीचर के ऊपर रहेगा। तो इट मीन्स उसको कौन सा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से कंटेंट को डिलीवर किया जा रहा है। तो इस तरीके से भी बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं। उसके बाद है इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शन जो है, मैं इसको बोलूँगी कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, फिज़िकल लेवल के ऊपर होती है। अब फिज़िकल लेवल के ऊपर क्यों होती है, ये समझाती हूँ कि अगर कोई टीचर जो है तो वो क्या करेगा, फिज़िकली किसी भी टॉपिक को, या मैं ये बोलूँ कि किसी भी टॉपिक को वो उसने रिप्रेजेंट करना है, या कोई डेमो ही दे रहा है किसी की कोई प्रैक्टिकल जो है वो किस वे में हो रहा है, तो बच्चा एक्चुअल में कर क्या रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, जिस तरीके से डेमो दिया जा रहा है उस डेमो को वो क्या कर रहा है, सुन रहा है, और किस तरीके से वो वर्क हो रहा है या जो एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म हो रहा है, तो वो परफॉर्मेंस को देखता है और एक्सप्लेनेशन को वो सुनता है। ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, वो
एक्वायर करता है नॉलेज को या स्किल को, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए क्या है, वो फिजिकली एक्चुअल में क्या कर रहा है, सुन रहा है एक्सप्लेनेशन को और फिजिकली रूप में देख भी रहा है कि कोई टीचर जो है वो कुछ एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं, तो वो परफॉर्मेंस भी एक्चुअल में वहाँ पे देख रहा है। तो इसलिए ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा फिजिकल वे में जो वे है लर्न का, ठीक है। तो इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि बच्चे जो हैं इंस्ट्रक्शन वे में कैसे सीखते हैं, नॉलेज को कैसे एक्वायर करते हैं, बाय लिसनिंग द एक्सप्लेनेशन एंड वॉचिंग द परफॉर्मेंसेस या वॉचिंग द एक्सपेरिमेंट। इसके बाद है ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड में बच्चा क्या करता है, कहाँ पे गलती हुई, कहाँ पे नहीं हुई, उसको वो बार बार क्या करता है, ट्रायल एंड एरर प्रोसेस में करता रहता है, कब तक, जब तक उसको सही सोल्यूशन ना मिले, ठीक है। तो ये ट्रायल एंड मेथड बच्चे का एक तरीका ये भी है सीखने का। इसके बाद है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जो है आप सभी जानते हो इफ़ेक्टिव वे है क्या करने का, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का एंड लर्न करने का। तो इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्शन जो है क्या है कि इससे क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है, प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड लर्न, ठीक है। रिफ्लेक्शन इज एन इफेक्टिव वे टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड लर्न। अब यहाँ पे देखो, जो बच्चा रिफ्लेक्टिव होगा, रिफ्लेक्टिव होने का मतलब क्या है कि उसके पास टेंडेंसीज हैं क्या करने के लिए, अपनी कॉग्निटिव पावर का यूज़ करने के लिए। कॉग्निटिव पावर का यूज़ करने का मतलब क्या है कि अब बच्चा क्या कर सकता है, लॉजिक्स को अप्लाई कर सकता है, ठीक है, या वो क्या कर सकता है, रीज़न कर सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो बच्चा काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्टिव होता है वो एक्चुअल में रिजल्ट को क्या करता है, शो करता है, रिजल्ट्स को क्या करता है, शो करता है बाय यूजिंग हिज और हर कॉग्निटिव पावर्स, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा वे है टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड लर्न करने के लिए। इसके बाद है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब क्या है कि हम जो है लर्न इस तरीके से नहीं कर लेंगे कि हमने कुछ गेस कर लिया, ठीक है, या कुछ याद कर लिया। एक्सपेरिमेंट की हम अब एक्चुअल में क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे किसी भी तरीके के एक्सपेरिमेंट को। अगर कोई टीचर जो है उसने कुछ एक्सपेरिमेंट करवाया है पहले, तो फिर बाद में जब उनके टेस्ट होते हैं तो वो सेम एक्सपेरिमेंट को बच्चों को बोलते हैं कि अब परफॉर्म आपने करना है। तो एक्सपेरिमेंट वे भी है बच्चों के एक सीखने का। या एक्सपेरिमेंट मेथड में अलग अलग टॉपिक या अलग अलग मेथड जो है, सब्जेक्ट हैं, वैसे भी बच्चा जो है वो सीख जाता है, क्योंकि यहाँ पे लर्निंग जो है वो ऑब्जर्व नहीं होती है, ठीक है, ना ही तो मेज़र होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर मेथड्स हैं, इस तरीके से बच्चा क्या कर सकता है, सीखता है, रहता है, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए कि अलग अलग वे में बच्चा जो है वो किस तरीके से सीख रहा है। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है आपका टॉपिक, दैट इज़ क्वालिटीज़ ऑफ लर्नर्स, कि एक स्टूडेंट की कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है, जो कि इम्पैक्ट करेंगी उसको लर्निंग के लिए। तो बच्चे में एक बेसिक इंटेलिजेंस होनी चाहिए किसी भी टॉपिक को सीखने के लिए। 11th 12th क्लास का कोई बच्चा है या कॉलेज लेवल के ऊपर है, तो आप उससे 7th या 8th क्लास के लेवल की इंटेलिजेंस की बात नहीं करोगे, ठीक है। प्रॉपर लेवल के ऊपर आपके पास प्रॉपर एक बेसिक इंटेलिजेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्वालिटी है किसकी, लर्निंग की। इसके बाद है कि उसका कोई प्रॉपर एटीट्यूड भी होना चाहिए लर्निंग के लिए, ठीक है। उसके बाद है कि वो सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि टीचर को हर बार क्लास में आके बच्चों को मोटिवेट करना पड़ रहा हो, ठीक है। बच्चों को भी सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, किसके लिए, सीखने के लिए। इसके बाद है स्टाइल ऑफ लर्निंग, कि बच्चे का जो कोई भी स्टाइल है लर्निंग का वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो क्या करे, उसको थोड़ा सा ढालने की भी कोशिश करे, क्योंकि टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो हर किसी को अपने अपने मेथड्स का यूज़ करके उसको समझा पाएंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। तो बच्चों को थोड़ा सा इतनी फ्रीडम या इतना उनको होना चाहिए कि वो थोड़ा सा अपना जो स्टाइल है लर्निंग का उसको क्या करें, थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने कॉन्सेप्ट, नेचर एंड जो डेवलपमेंट है लर्निंग की उसके बारे में हमने पढ़ा है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।